एवरीवन, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में कि फोर्स का मतलब क्या होता है और वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स होगी हमारी, या फिर क्या थी, कॉन्टैक्ट फोर्स थी, कई सारी चीज़ें। अब दूसरा टॉपिक हमारा डिस्कशन का रहेगा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर देखो कि जब आप क्या करते हो, अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। मतलब जैसे कि आपने एक बॉल क्या की, फेंक दी, ठीक है, ग्राउंड के अंदर, तो क्या होती है, थोड़ी देर के बाद अपने आप रुक जाती है ना। या फिर जब आप पैडल मारना बंद कर देते हो साइकिल के ऊपर एक फ्लैट रोड पे, तो वो क्या हो जाती है, पहले धीरे धीरे आराम से चलेगी वो साइकिल, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा पैडल नहीं मारोगे तो वो साइकिल स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। इफ़ द रोड इज़ रफ इट स्टॉप सूनर देन ऑन अ स्मूदर रोड। मतलब अगर अपनी रोड कैसी है, खुरदरी है, मतलब जैसे टूटी फूटी हुई है, तो क्या होगा, हमारी साइकिल जल्दी रुक जाएगी पैडल मारना छोड़ते ही। लेकिन अगर स्मूथ रोड है तो क्या करेगी, वो थोड़ी सी और ज़्यादा चल लेगी। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी सच एक्सपीरियंसेस। और ऐसे एक्सपीरियंस डेली लाइफ में आपको डेली होते होंगे। ठीक है, वट causes द चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच सिचुएशंस। मतलब क्या कॉज होगा कि स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है इस सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो रोक रही थी हमारी साइकिल को चलने से कि वो रुक जाए पैडल ना मारने के बाद। We have learned earlier that force is essential to change the speed of an object। मतलब पहले हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स वो एसेंशियल एलिमेंट है, कंपोनेंट है, जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है। ठीक है, कि वो धीरे चल रही है, ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो क्या स्पीड होगी उसकी। However, in all these situations, no force appears to be acting on the object। लेकिन इन सारी सिचुएशन के अंदर क्या था, कोई फोर्स दिख ही नहीं रही थी जो कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रही थी कि पैडल मारना छोड़ने के बाद साइकिल आराम से धीरे हुई और फिर रुक गई, या फिर बॉल को अगर फेंका थोड़ी देर के बाद वो रुक गई। तो इसके अंदर क्या था, कोई फोर्स तो दिख ही नहीं रही थी कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, स्पीड क्या हुई, धीरे हो गई, और फिर क्या हुआ, वो रुक रही थी थोड़ी टाइम के बाद। इट इज़ पॉसिबल दैट सम फोर्स इज़ इंडीड एक्टिंग ऑन दैम। मतलब क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा कि कुछ फोर्स थी जो उसे क्या कर रही थी, रोक रही थी, हमारी साइकिल को भी और बॉल को भी। विच फोर्स इज़ दैट। अब वो कौन सी फोर्स थी जो हमारी साइकिल को रोक रही थी उसे चलने से, कि वो चली ही नहीं गई। ठीक है, तो एक्टिविटी 5.3 के अंदर क्या करना है, हमें इन्वेस्टिगेट करना है। कैसे, हमें क्या लेना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसका फ्लैट बेस क्या हो, फ्लैट हो, जैसे कि आपका लंच बॉक्स हो गया, या फिर ज्योमेट्री बॉक्स, या फिर नोटबुक होगी। उसे क्या करो, एक टेबल के ऊपर रख दो, जो आपकी बेंच है ना जहाँ पे बैठते हो, ऊपर बुक्स रखते हो, वहाँ पे टेबल के ऊपर रख दो। वहाँ पे क्या करो, जेंटली पुश इट एंड ऑब्जर्व। और थोड़ा सा उसे धक्का दो उस बुक को, या फिर ज्योमेट्री बॉक्स या लंच बॉक्स जो रखा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा खींच के धक्का देना है कि वो बिखर के सीधा फ्लोर के ऊपर गिर जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा धकेलना है उसे। और फिर क्या करो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, जैसे कि फिगर 5.5 के अंदर दे रखा है, आगे देखेंगे। डज इट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। क्या ऐसा हुआ कि जब आपने उसे थोड़ा सा धक्का दिया नोटबुक को, थोड़ी देर के बाद वो रुक गई। इज़ देयर अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच ब्रिंग्स इट्स टू रेस्ट। क्या ऐसी कोई फोर्स थी जिस वजह से वो क्या हो रही थी, रेस्ट पे चली गई थी। नाउ रिपीट बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। डज इट स्टॉप अगेन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। अब क्या करो, जैसे सामने से धक्का दिया था पहले, फिर क्या करो, दूसरी साइड जाके वहाँ से धक्का दो, और फिर देखो कि वो जो ऑब्जेक्ट था उसे दूसरी तरफ से धक्का दे रहे हो तो भी क्या वो रुक जा रहा है या फिर वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर स्लाइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। देखो ये रही 5.5, इसके अंदर क्या है, टिफ़िन है, इसी जगह नोटबुक ले सकते हो, एक फ्लैट सरफेस पे, या तो फ्लोर पे रख दो फर्श के ऊपर, या फिर क्या करो, टेबल के ऊपर रख दो, थोड़ा सा धक्का दो, उसके बाद क्या होगा, वो आगे चल के रुक जाएगा। तो यही देखना है कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसे रोक रही थी। On pushing the object stop after sliding a certain distance, this must be due to the force acting between surface of sliding object and the table or floor which are in contact। अब हम जब धक्का लगा रही थी तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, रुक रहा था थोड़ा स्लाइड करके,
तो ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि कुछ फोर्स होगी कहाँ पे, इस जो ये टिफ़िन है इसके और जो ये नीचे फ्लोर है उसके बीच में, जो क्या कर रही थी, उसे रोक रही थी। This force must be acting on object in opposite direction to the direction of motion। और ये कौन सी डायरेक्शन में होगी? ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब जैसे आप धक्का सामने से लगा रहे हो तो वो धक्का क्या हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन से लगेगा, ठीक है। दिस फोर्स इज़ व्हाट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट टू अ स्टॉप। और इसी वजह से क्या है, दो जो आगे से भी फोर्स लग रही है और पीछे से भी, उसी वजह से वो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्टॉप कर दे रहा है, वहीं पे रुक जा रहा है। द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। मतलब क्या कि जो फोर्स काम में आती है, जैसे आप धक्का लगा रहे हो उसके बाद वो क्या हो गया, रुक गई, वो किस वजह से रुकी है, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है दूसरे सरफेस के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर सिंपल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। मतलब जो हमारी फ्रिक्शन होगी ना, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगी, ठीक है, जिस तरफ से हम उसे चलाना चाह रहे हैं उसके उससे। अब पीछे से आके क्या कर दिया, एक दोस्त ने आपको धक्का मार दिया, तो आप क्या करोगे, आगे की तरफ। और उसी टाइम पे आगे से भी एक ने आपको धक्का मार दिया, तो क्या हो गया, दोनों ने धक्का मारा तो कैंसिल हो गया, तो कहीं नहीं लोगे। अगर पीछे से धक्का लगा तो आगे जाओगे, आगे से किसी ने धक्का मार दिया तो पीछे जाके गिरोगे, ठीक है। तो यही है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स सिंस इट अराइजेज ड्यू टू द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी क्या होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि दो चीज़ों का आपस में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कि वो आपस में क्या है, जैसे किसी चीज़ को टच करना, तो क्या कर रहे हो आप, कॉन्टैक्ट कर रहे हो, ठीक है। फ्रिक्शन arises due to the irregularities in the two surface in the contact। और फ्रिक्शन किस वजह से अराइज होती है, मतलब किस वजह से फ्रिक्शन लगती है, वो होती है इरेगुलरिटीज़ की वजह से। जब दो सरफेस के बीच में कुछ अलग सी फोर्स लगेंगी ना, जैसे एक फोर्स ज़्यादा है एक कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा। Even surface which appear smooth have a large number of minute irregularities। मतलब कुछ सरफेस जो कि क्या हैं, इवन सरफेस हैं, जो क्या दिख रहे हैं, स्मूथ दिख रहे हैं, उनके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती है। मतलब जैसे क्या हो गया, ये अपना फर्श है, ये क्या दिख रहा है, बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर भी क्या होंगे, थोड़े थोड़े क्या होंगे, इरेगुलरिटीज़ होंगी। मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो उसे किसी ऑब्जेक्ट को रोक दे। When placed in the contact, the irregularity of two surfaces lock into each other and oppose any effort to move one surface over the other। और जो ये irregularity present है ना, ये अंदर, ये क्या करेंगी, दो सरफेस को लॉक कर देंगे एक दूसरे के अंदर, और फिर अपोज करेंगी एफर्ट टू मूव वन सरफेस ओवर द अदर, ताकि वो दूसरी ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर से घर्षण से रोक सके, ठीक है, मूव करने से रोक सके। अब देखो जैसे 5.6 के अंदर दिखा रखा है कि ये क्या है, एक सरफेस है, ये क्या है, दूसरा सरफेस। अब ये क्या है, दोनों खुरदरे टाइप के, मतलब रेगुलर नहीं है। रेगुलर का मतलब होता है यूं प्लेन हो, जो ये क्या है, प्लेन नहीं है। यहाँ से देखो कैंची की तरह है ना, ऊपर नीचे, तो इस वजह से क्या है, इरेगुलर हैं ये, ठीक है। अब ये एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे तो क्या होगा, मतलब अगर ये प्लेन होते तो ईजिली चले जाते। अब जैसे क्या है, दो प्लेट हैं, ठीक है, दो प्लेटों को आपस में यूँ करोगे, घुमाओगे, एक ये प्लेट है, ठीक है, एक ये प्लेट है, इनके ऊपर से रब करोगे इन्हें तो ये इजीली चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि दोनों रेगुलर सरफेस है, मतलब प्लेन है, लेकिन एक क्या किया, खरदरी रोड है, ठीक है, और टायर भी खरदरे हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा टायर को वहाँ से निकलने में। तो इस तरीके से समझना है। तो ये लड़की अब पूछ रही है कि डज दिस मीन दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इफ़ द सरफेस आर रफ। तो ये पूछ रही है कि क्या जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन का नाम ले रहे थे, क्या वो ज़्यादा होगी अगर सरफेस क्या होगा, रफ़ होगा। तो रफ़ होगा तो फ्रिक्शन क्या होगी, ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि इवन होगा तो इजीली स्लाइड कर जाएगा। अब जैसे पार्क में जाते हो, ये झूला होता है यूँ, ठीक है, यूँ ये यहाँ से स्लाइड के अंदर, या फिर वाटर पार्क के अंदर चले गए, यहाँ से क्या गए, बैठ के यहाँ नीचे आना है, तो ये क्या होगा, प्लेन होगा। जितना
स्मूथ सरफेस होगा यहाँ का तभी तो जल्दी यहाँ आओगे। अगर ये खुरद रहा है तो आप नीचे आ ही नहीं सकते पूल के अंदर। तो सेम इसी तरीके से वो क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। लेट अस एक्सप्लोर। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एक और एक्टिविटी के साथ। अब एक्टिविटी क्या है, ट्राई एक्टिविटी 5.3 अगेन, मतलब 5.3 एक्टिविटी फिर से करनी है, पर इस टाइम पे क्या करना है, सेम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट सरफेस के ऊपर। पहले हमने क्या किया था, एक नोटबुक को किसके ऊपर रखा था, एक बेंच के ऊपर, ठीक है, जो बिल्कुल प्लेन था, दोनों चीज़ प्लेन थी, इसका मतलब इजीली मूव कर रहे थे। अब क्या करना है, एक नोटबुक ले लो या फिर क्या लो, एक लंच बॉक्स ले लो, कटोरी ले लो एक, ठीक है, तो उसे क्या करो, सच एज ग्लास, क्लोथ, वुड, क्रेमिका, टाइल एंड सैंड, इन सब के ऊपर से घिसा के देखो। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस एज इन एक्टिविटी 5.3, क्या इस ऑब्जेक्ट को भी उतना ही टाइम लगता है कि जब आप ग्लास के ऊपर से या फिर किसी कपड़े पे से या फिर किसी वुड से, टाइल या फिर रेत में घुमाओगे उसके कंपैरिजन में। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप एट सेम डिस्टेंस ऑन ऑल द सर्फेसेस, मतलब क्या कोई जो ऑब्जेक्ट था वो सेम डिस्टेंस पे रुक रहा है जब पहले रुक रहा था। अब जैसे क्या करो, एक कटोरी ले लो, ठीक है, कटोरी का क्या किया, एक तो अपने फर्श पे घुमा दो यूँ सीधी, कि यूँ स्लाइड करते हैं ना, घिसड़ा के फेंकते हैं, जैसे यूँ घिसड़ा दो किसके ऊपर, फर्श के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या करो, कोई कपड़ा ले लो, जैसे बेड शीट है, बेड के ऊपर घिसड़ा दो इस कटोरी को। तीसरा क्या है, किसी ग्लास के ऊपर, जैसे क्या हो, यहाँ पे क्या हो, एक ग्लास हो, जैसे टेबल होता है, डाइनिंग टेबल होता है, उसके ऊपर क्या होता है, कांच का होता है ना, कांच के ऊपर घिसाओ। फिर क्या करो, गार्डन में ले जाओ, रेत के ऊपर घिसड़ाओ। तो देखना किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है और कितनी दूर तक हमारी कटोरी किस चीज़ में ज़्यादा दूर तक जा रही है और किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम लग रहा है, ठीक है। तो ये तो घर पे भी कर सकते हो एक्टिविटी, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। अ स्टेप फर्दर, अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे चलेंगे। एक स्टेप आगे मतलब डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ओनली इफ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग ऑन द सॉलिड सरफेस। अब हम ये देखेंगे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे लगेगी जो कि सॉलिड सरफेस पे है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर फोर्स लगेगा कब, जब वो लिक्विड पानी के अंदर हो या फिर गैस के अंदर हो। एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू दैम। और जो हमारी एयर होती है, मतलब जो हमारी हवा होती है, हमारा पानी होता है या फिर दूसरे लिक्विड होते हैं, वो भी क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो उनके ऊपर से जाएंगे। हैंस जो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, शिप होगी जो पानी के अंदर चलती है, बोट है पानी के अंदर चलती है, या फिर हाई स्पीड ट्रेन होगी, वो किस पे जाएगी, पटरी पे से, तो वो तो सॉलिड है। आर डिज़ाइंड विद स्पेसिफिक शेप्स टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर और वाटर अराउंड दैम। अब हमारा जो एरोप्लेन होता है वो क्या होता है, ऐसे शेप का होता है ना, यूं करके, बड़ा सा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो यूं होता होगा, ठीक है, ये एरोप्लेन है मान लिया, तो ये कैसे जा रहा है, यूं जा रहा है एयर में से, तो आगे से क्या होगा, ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है, क्यों, ताकि जो हवा आए वो हवा क्या करें, यहाँ से कट के दोनों डायरेक्शन में बट जाए, ताकि सीधा इस एरोप्लेन पे आके ना लगे। अगर इसके ऊपर सीधा लगेगी तो एरोप्लेन आगे ही नहीं जा पाएगा, है ना। अब जैसे आप क्या कर रहे हो, गली के अंदर हो या फिर घर पे आ रहे हो, घर पे आने से पहले तूफ़ान आ गया, जो तूफ़ान आपको पीछे धकेल रहा है और आप आगे की तरफ आना चाह रहे हो, तो क्या होगा, तूफ़ान अगर पीछे से आता तो आगे की तरफ जाते, अगर सामने से आ रहा है तो क्या है, वो पीछे धकेलेगा हमें। सेम बोट के अंदर कैसी शेप करते हैं, यूं करके बोट को बनाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, ताकि वो फिश की तरह क्या करें, स्ट्रीमलाइंड हो, ताकि जो हमारा पानी है वो कट के दोनों साइड यूँ निकल सके और ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना लगे हमारी बोट पे और वो इजीली मूव कर सके पानी के अंदर, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद इट। और ये क्या है, क्या ये ज़रूरी है कि जब ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर क्या हो रही है, फोर्स लग रही है दूसरे ऑब्जेक्ट से, टू ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट, तो वो क्या होना चाहिए, आपस में कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, ठीक है। मतलब क्या सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं हमारी नेचर के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना हाथ लगाए या फिर बिना कॉन्टैक्ट के, मतलब बिना किसी को टच किए क्या हो सकता है, फोर्स लग जाए। तो
अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जो बिना दो चीज़ों के टच हुए और काम हमारा हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे किसी चीज़ को मूव करवाना हो या फिर कुछ भी करना हो, तो देयर आर फोर्सेस हुज अफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इवन इफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। मतलब ऐसी भी कुछ फोर्स होती हैं जिनका एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं, कब? जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टच ना कर रहे हो, कॉन्टैक्ट में ना हो। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। और उन्हीं फोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, जो बिना टच के दो ऑब्जेक्ट्स के जो लग रही हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स। अब जो हमारी चुंबक है वो आपने कहाँ पे? यहाँ पे रख दी, और जो लोहे की जैसे कील वगैरह है वो यहाँ पे रख दी, तो ये क्या करेगी? चुंबक एकदम से इसे अपनी तरफ खींच लेगी। तो ये क्या हो रहा है? टच तो नहीं कर रही ना चुंबक इसे, बस खींच रही है अपनी तरफ आयरन नेल को। तो ये क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स ग्रेड 6? मतलब हमने क्या पढ़ा था? एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स पढ़े थे ना क्यूरियोसिटी के अंदर, जब 6 क्लास में आप थे। तो हमने क्या याद किया था कि जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को। कौन से ऑब्जेक्ट्स को? जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं। व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रोट क्लोज टू ईच अदर, जब दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेके आओगे तो क्या होगा? जैसे कि पोल्स हो गया, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल हो गया, तो क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन अगर हम अनलाइक पोल्स को, जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, एक का क्या हो गया? साउथ पोल, अगर उसको साथ में लेके आएंगे तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। इन एन अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक वी ऑल्सो लर्न अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच बिहेव लाइक मैग्नेट्स। मतलब पिछले ही चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा था ना, कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी किसी वायर के थ्रू तो क्या करेगा? मैग्नेट का काम करने लग जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई तो वो मैग्नेट का काम करना बंद कर देगा। मतलब टेम्परेरी मैग्नेट्स। Attraction and repulsion between objects are also a form of push and pull and that is a force। मतलब जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो क्या होती है? वो भी एक फॉर्म होती। किसकी? पुश की, मतलब अपनी तरफ खींचने की, या फिर पुल करने की, अपने से दूर करने की। जैसे नॉर्थ पोल था, वो क्या कर रहा था? एक दूसरे को पुश कर रहा था, मतलब एक दूसरे धक्का दे रहा था कि वो दूर दूर चले जाएं दोनों पोल। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब पुल कर रहे हैं एक दूसरे को। दैट इज़ अ फोर्स। कैन यू रिकॉल दैट अ मैग्नेट कुड एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटीरियल विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। मतलब क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो मैग्नेट है वो एक्सर्ट करेगा फोर्स दूसरे मैग्नेट के ऊपर या फिर मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट, बिना उसके कांटेक्ट में लिए। अब क्या करेंगे? एक एक्टिविटी ट्राई करेंगे। एक्टिविटी कैसे? हमें क्या लेना है? 2 रिंग मैग्नेट्स एंड अ वुडन स्टिक। मतलब 2 गोल गोल मैग्नेट, जैसे कि इसमें दिखा रखे, एक मैग्नेट ये, एक ये, और एक ये स्टिक लेनी है, ठीक है। While holding the stick in a vertical position over a wooden table, insert the ring magnet into the stick। मतलब डंडे को क्या करो? यूँ सीधा खड़ा कर दो और उसके अंदर क्या करो? ये मैग्नेट्स को डाल दो, और फिर क्या करो? दूसरी रिंग मैग्नेट को भी उसी के ऊपर डाल दो, जैसे ये दिखा रखा सेम, ठीक है। Does the second magnet stay floating above the first magnet? अब ये देखना है कि जो ये दूसरी मैग्नेट है ना ऊपर, ये क्या कर रही है? ऊपर ही रह रही है या फिर इसके साथ जाके चिपक रही है। ट्राई पुशिंग द सेकेंड मैग्नेट डाउन जेंटली, वट डू यू फील अ फोर्स ऑन इट। और क्या करो? अब जैसे ये क्या रहेगी? ऊपर हवा में रहेगी ऊपर वाली मैग्नेट, तो इसके ऊपर क्या करो? थोड़ा थोड़ा धक्का लगाओ, और फिर ये देखो क्या आपको कितनी वो करनी पड़ रही, कितना धक्का लगाना पड़ रहा है ताकि ये इस मैग्नेट को इसके ऊपर लेके जा सके, ठीक है। Now reverse the pole of both the magnets. Does the second magnet still remain floating? मतलब अब क्या करो? दोनों मैग्नेट्स के पोल्स को डिफरेंट कर दो, ठीक है। मतलब अलग अलग पोल्स को करके और फिर डालो दोनों मैग्नेट्स को, और फिर क्या देखना है कि क्या दूसरे वाली मैग्नेट है वो अभी भी ऐसे ही तैरती रहेगी हवा में या इसको जाके चिपक जाएगी।
तो हमने क्या देखा कि जो मैग्नेट है वो एक्सर्ट कर रही थी फोर्स दूसरी मैग्नेट के ऊपर बिना उसे टच किए, ठीक है। तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रही थी मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे या फिर मैग्नेटिक मटेरियल पे, वो क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, या फिर यहाँ पे क्या होता कोई मैग्नेटिक मटेरियल होता, तो ये आपस में जो फोर्स लगा रही है ना, उन्हीं फोर्सेस को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। सच अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जब दो फोर्स क्या हों कुछ डिस्टेंस पे हों और फिर भी लग रही हो एक दूसरे के ऊपर, वही क्या होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं, ठीक है। आर देयर मोर सच फोर्सेज दैट एक्ट फ्रॉम डिस्टेंस, कि ऐसी और भी फोर्स हो सकती हैं क्या जो डिस्टेंस से लग सकें, ठीक है। एक्टिविटी 5.6 लेट अस एक्सपेरिमेंट। मतलब 5.6 क्या है एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या करना है। ये काम तो हमेशा स्कूल में भी किया होगा कि क्या करो एक स्केल ले लो जिससे फुट्टा होता है ना प्लास्टिक का स्केल, ठीक है। और फिर क्या करो अ पीस ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, मतलब छोटे छोटे टुकड़े पेपर के जो ये रखे हुए हैं अपने कॉपी में से पेज निकालो, रफ पेज थोड़े थोड़े छोटे छोटे फाड़ के और यूँ ज़मीन पे रख दो, ठीक है। और जो स्केल लिया है ना वो क्या होना चाहिए प्लास्टिक का स्केल, उसे क्या करो अपने बालों के अंदर क्या करो, मतलब अपने सिर के अंदर ही क्या करो उसे रब कर दो स्केल को, और फिर क्या करो इन पेपर के ऊपर लेके जाओ। तो क्या करोगे जब भी जैसे ये पेपर के ऊपर ये स्केल जाएगा ना, जब बालों के अंदर रब किया है तो क्या करेंगे ये पेपर इसको अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसको जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। अब क्या करो नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल टेकिंग केयर नॉट टू टच द पेपर पीसेज। मतलब अब क्या करना है हमें क्लोज लेके आना है किसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को, जो क्या है प्लेस्ड होंगे टेबल के ऊपर, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है कि जो पेपर के पीस हैं वो टच ना करें। डू यू नोटिस समथिंग सरप्राइजिंग, क्या आपने कुछ सरप्राइजिंग देखा कि यहाँ पे क्या था फुट्टा था, नीचे क्या थे पेपर थे, तो वो पेज क्या कर रहे थे उड़ उड़ के इस फुट्टे के ऊपर चिपक रहे थे स्केल के ऊपर। The paper pieces get pulled towards the plastic scale and they stick to it, and when it is brought close to the paper pieces, मतलब जब क्या कर रहे थे उस स्केल को हम पेपर के पास लेके आ रहे थे तो क्या कर रहे थे उसके ऊपर जाके चिपक रहे थे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ। When two objects of certain material are rubbed together, मतलब कब जब दो ऑब्जेक्ट ऐसे मटेरियल के रब होंगे एक दूसरे के साथ, तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है बिल्ड अप ऑन देयर सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा उसके सरफेस के ऊपर लग जाएगा। दीज चेंजेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस, और इन्हीं चेंजेस को क्या बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। एज दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्व्स, क्यों क्योंकि ये खुद से मूव नहीं करते। द बॉडी एक्वायर्स स्टैटिक चार्ज इज सेड टू बी चार्ज बॉडी। मतलब जैसे अपना स्केल था वो क्या हो रहा था चार्ज हो गया था ना जब हमने हेड के ऊपर रब किया, तो वो किस उससे क्या बोलेंगे हम चार्ज बॉडी। क्यों क्योंकि उसके ऊपर एक स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मतलब स्थायी कुछ समय के लिए जो चार्ज प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं। अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स दैट इज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटीरियल सच एज स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। मतलब कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट कर रहा था, दैट इज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। मतलब किस पे, वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो हमारे पेपर थे नीचे छोटे छोटे उस पर क्या कर रहा था एक फोर्स लगा रहा था ताकि वो अपनी तरफ खींच सके उन पेपर को। दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। और ये फोर्स कभी भी लग रही थी जब ऑब्जेक्ट्स क्या हों कॉन्टैक्ट में ना हो। लेट अस डू अनदर एक्टिविटी विद ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। अब हम क्या करेंगे कुछ अलग अलग मटीरियल से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या करेंगे एक्टिविटी करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्टिविटी 5.7। इसके अंदर क्या करना है दो बलून्स दो गुब्बारे लेने हैं, अ लेंथ ऑफ थ्रेड एंड अ वूलन क्लॉथ। और क्या करना है एक मतलब धागा ले लो पतला सा और एक वूलन क्लॉथ मतलब ऊनी कपड़ा। इन्फ्लेट टू बैलून्स एंड हैंग दैम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर।
मतलब जैसे गुब्बारे फुला के टांग रखे हैं ना यहाँ पे, ऐसे टांग दो, चिपका दो टेबल के। रब बोथ द बलून्स विद द वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। अब क्या करो, इस गुब्बारे के ऊपर भी क्या करोगे, वो जो ऊनी कपड़ा है उसे रब करो, इसके ऊपर भी रब करो, और फिर क्या करो, छोड़ दो। बी केयरफुल नॉट टू टच द रब्ड बैलून्स विद योर फिंगर। और क्या करना है, इनके ऊपर उंगली नहीं लगानी है। किसके ऊपर, बलून्स के ऊपर, ठीक है, रब करने के बाद। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, वी ऑब्जर्व दैट द बलून्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो क्या होगा इससे कि ये दोनों बैलून क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दोनों गुब्बारे। ऐसा क्यों हुआ। नाउ ब्रिंग द वुलन क्लॉथ यूज्ड फॉर रबिंग द बलून्स क्लोज टू वन ऑफ द रब्ड बैलून। व्हाट हैपेंस। अब क्या करो, वो ऊनी कपड़ा लेके आओ जिससे क्या किया था, बलून को रब किया था, मतलब उसके ऊपर लगाया था। तो उसे जब एक बलून के ऊपर साथ लेके जाओगे ना जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, तो देखना है कि क्या होगा। दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एज इफ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो ये कपड़ा और ये गुब्बारा क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं। क्यों, ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वट डू वी इन्फर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या सीखने को मिला। वी फाउंड दैट द टू सिमिलरली चार्ज बलून्स रिपेल ईच अदर। मतलब हमने क्या देखा कि जो दो गुब्बारे थे जिनके ऊपर क्या था, सेम चार्ज था, तो वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, दूर भेज रहे थे। वेरेस जो चार्ज्ड बलून था और जो वुलन क्लॉथ था विद विच द बलून वॉज रब्ड, मतलब चार्ज्ड बलून और वुलन क्लॉथ वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। Does this indicate that the charge on the balloon is of different kind from the charge on the woolen cloth? मतलब क्या इससे ये पता चल रहा है कि जो चार्ज है बलून के ऊपर वो क्या है, दूसरे तरीके का है फ्रॉम उस चार्ज से जो कि वुलन क्लॉथ के अंदर था। मतलब दो बलून के ऊपर अलग चार्ज है और वुलन क्लॉथ और बलून के ऊपर अलग चार्ज है। क्या ऐसा है। Since the balloons were charged in the same way, मतलब दोनों बलून्स को क्या किया था, एक ही कपड़े से रब किया था, तो चार्ज सेम होना चाहिए। We can say that they are acquired similar charge, और इस वजह से दोनों के ऊपर क्या हो गया, सेम चार्ज लगा था। As the similar charged balloons repelled each other, तो सिमिलर टाइप का चार्ज था, इस वजह से क्या कर रहे थे, दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर जा रहे थे। इससे क्या पता चला कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जो रबिंग ऑब्जेक्ट था एंड द रब्ड ऑब्जेक्ट गेट चार्ज्ड बट दे एक्वायर अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस। लेकिन जो रबिंग ऑब्जेक्ट था और जो रब्ड ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे एक दूसरे को, इसी वजह से उनके ऊपर क्या था, अपोजिट चार्ज था। देयर अट्रैक्शन शोज दैट अपोजिट काइंड अनलाइक ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जब एक गुब्बारा और वो वुलन क्लॉथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब एक दूसरे की तरफ चिपक रहे थे, इसका मतलब ये था कि उन दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट चार्ज है। मतलब अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द टू काइंड ऑफ स्टैटिक चार्जेस आर सेड टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये दोनों टाइप के स्टैटिक चार्ज क्या बोल सकते हैं हम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। The force exerted by a charged body on another charged body or an uncharged body is called electrostatic force। मतलब जो फोर्स लग रही है किसके बीच में, एक चार्ज बॉडी हो उसकी दूसरी चार्ज बॉडी पे, या फिर एक चार्ज बॉडी हो जो अनचार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, इस फोर्स को हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। मतलब आपस में क्या हो रही है, ये कॉन्टैक्ट में नहीं, टच नहीं हो रही, लेकिन फिर भी क्या है, एक फोर्स लग रही है। अ स्टेप फर्दर, अब क्या करना है, एक स्टेप फर्दर हम पढ़ेंगे। व्हेन द चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब जब चार्ज मूव करता है तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। इट इज़ सेम करंट विच मेक्स अ लैम्प ग्लोज और जनरेट्स अ हीटिंग इफेक्ट और अ मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इट इज़ द सेम करंट, वो सेम करंट होता है जो मेक करता है किसको, लैम्प को ग्लो करने पे या फिर जनरेट करने पे हीटिंग इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्टिविटी 5.8 लेट अस ऑब्जर्व। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। एक बलून लेना है,
उसे वर्टिकली ऊपर फेंक दो और फिर उसे देखो कि वो बलून नीचे वापस आ रहा है या नहीं। अब क्या करो, दोबारा से फेंको, इस बार और तेज़ से। डज इट स्टिल फॉल बैक डाउन टू द ग्राउंड, और क्या वो फिर से बलून क्या हो रहा है, नीचे हमारी जो नीचे है ग्राउंड वहाँ पे आ रहा है। ठीक है। थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशन अराउंड यू वेयर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन एनी डायरेक्शन फाइनली कम्स फॉल्स बैक टू द ग्राउंड और फ्लोर। मतलब क्या करो, ऐसी सिचुएशंस को देखो जिसके अंदर क्या हो, किसी भी चीज़ को आप ऊपर से फेंक रहे हो और वो नीचे ज़मीन की तरफ आ रही है। जैसे कोई रबड़ होगी, इरेज़र होगी, आपकी इरेज़र ऊपर से फेंक दी तो वो क्या होगी, नीचे आ जाएगी, ये थोड़ी ना उड़ने लग जाएगी। सेम अगर किसी पेड़ पे से कोई फल गिर रहा है नीचे तो वो नीचे ही आएगा, ये नहीं उड़ने लग जाएगा। तीसरा, आप खुद कूद के देखो कहीं ऊंचे से, ऊंची सी जगह से, तो क्या करोगे, नीचे ही आके पड़ोगे, गिरोगे। तो नेक्स्ट है वॉलीबॉल, नहीं ये क्या है, बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल खेली होगी, इसके ऊपर से जब ये बॉल यहाँ से जाएगी तो वो क्या करेगी, वापस ग्राउंड पे आएगी, ये नहीं हवा में घूमने लग जाएगी। या फिर आप स्विमिंग पूल में क्या करोगे, यहाँ से कूद रहे हो, जंप लगा रहे हो, तो वाटर के अंदर ही जाओगे, मतलब नीचे ग्राउंड के ऊपर आ रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा किसी भी उसके अंदर कि सीधा ऊपर जा रहे हो स्काई के अंदर, ठीक है, उड़ने लग जाओ। तो ये लड़का बोल रहा है वाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अदर, कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि कोई भी चीज़ हम उछालते हैं तो वापस हमारे ग्राउंड की तरफ, अर्थ की तरफ आ जाती है। तो ये लड़की बता रही है इज़ देयर एनी फोर्स विच एक्ट ऑन देम, व्हाट एक्सर्ट्स दिस फोर्स, क्या इन दोनों के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में क्या कोई फोर्स है जो लग रही है या फिर एग्जिस्ट कर रही है। सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, मतलब क्या है कि सारे ऑब्जेक्ट जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, अर्थ की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रही है उन्हें। ठीक है। अब जो फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ऐसी फोर्स जो क्या हो, हमारी पृथ्वी जो हमारी अर्थ है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है, ताकि कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो वापस धरती की तरफ आ रही है। वो कौन सी फोर्स होगी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक है। हमारी अर्थ की फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपल ग्रेविटी, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो अर्थ के द्वारा लगाई जाती है वो क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर सिंपल ग्रेविटी। ठीक है। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्ट्स, इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, छत से नीचे कूद रहे हैं तो हमारे बीच में ये थोड़ी ना है कि कोई कॉन्टैक्ट फोर्स, हमें धरती क्या हो रही है, टच हो रही है, नीचे गिरेंगे तभी तो टच होगी ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है। लेकिन अट्रैक्टिव होता है नेचर में कि वो अपनी तरफ खींच रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये नहीं है कि धकेल के वापस भेज दिया, मतलब सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की तरह नहीं होता, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह कि या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगी, सिर्फ अट्रैक्ट करती है। You might have noticed that when an object is dropped from an height, it takes a straight vertical path downwards before touching the ground. मतलब जब हम किसी चीज़ को ऊपर से फेंकते हैं तो क्या होती है, सीधा जाके नीचे ज़मीन पे टच हो जाती है। ठीक है। When an object is thrown vertically upwards, the object moves up straight and slows down and stop and momentary at the top and then takes a straight vertical path downwards. मतलब एक तो है आप बॉल को क्या करो, सीधा नीचे फेंक दो, एक क्या करो, ऊपर उछाल दो आसमान में, तो वो जो बॉल ऊपर जा रही है तो एक स्पीड से जा रही है, यहाँ पे आके क्या करेगी, बॉल रुक जाएगी और फिर सीधा आके नीचे ज़मीन पर टप। ठीक है। While going up, the speed of the object goes on decreasing till the object comes to a stop. जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, हम बॉल को ऊपर फेंक रही है तो वो आराम आराम से ऊपर जा रही है और एक पॉइंट पे आके क्या हो रही है, रुक जा रही है। ठीक है। और फिर एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या करेगी, वो वापस आ रही है और फिर टच कर रही है।
We say that the object undergoes vertical motion when it moves in vertical direction under the influence of gravitational force. और ये जो ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन ये क्या होती है, वर्टिकल डायरेक्शन. तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है. तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, वर्टिकल फोर्स होती है. ठीक है. अब नेक्स्ट है वेट एंड इट्स मेजरमेंट. अब हम वेट को और उसके मेज़रमेंट को देखेंगे. तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू. ज़्यादा बड़ा हो जाएगा.